नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। बिहार चुनाव और वोटर लिस्ट वगैरह को लेकर जो सारा तमाशा चल रहा है उसको तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे। इसके बीच में एक बेहद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है स्क्रॉल में, जिसको लिखा है आयुष तिवारी ने। और इस रिपोर्ट में यह निकल के आया है कि 2003 को लेकर जो इतना सारा तमाशा हो रहा है कि 2003 में जिनका नाम वोटर लिस्ट में था वो तो वोट दे पाएंगे, लेकिन 2003 के बाद जिनका नाम जुड़ा है उनकी जांच होगी। उस पूरे मामले में 2003 में जो आदेश जारी हुआ था वो आदेश ही चुनाव आयोग से गायब हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारी यह बता रहे हैं कि वो आदेश ही नहीं मिल रहा है। 2003 में जो संशोधन हुए थे, जो सुधार हुए थे 2003 में, वो सुधार क्या थे, कैसे थे, इसका जो मूल आदेश है वो कहीं अवेलेबल नहीं है। कॉपीज हैं और जिसके बेस पर ये पूरी रिपोर्ट लिखी गई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास अपना ही मूल आदेश गायब हो गया है। कैसे गायब हो गया है, गायब हो गया है या गायब कर दिया गया है, यह रिपोर्ट इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह रिपोर्ट यह कहती है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी यह आदेश अपने रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा। पूर्व अधिकारियों, पॉलिटिकल लीडर्स और कार्यकर्ताओं के पास भी इसकी कॉपी नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मतदाता सूचियों से जुड़े निर्देशों का जो संकलन था वो वेबसाइट से भी गायब हो गया है। अब बाकी जगह से गायब होना तो समझ में आता है कि चलो आपने कागज फाइल में रखा और कहीं गायब हो गया, हम लोगों से भी गायब हो जाता है। लेकिन वेबसाइट पर जो निर्देश है वो कैसे गायब हो सकता है? वो तो बिना ऑर्डर के डिलीट नहीं किया जा सकता है। एक बार आपने, जैसे मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर जो वीडियोस हैं उनको गायब तो सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम कर सकती है या यूट्यूब कर सकता है, कोई और तो कर नहीं सकता। तो चुनाव आयोग के ऊपर यह सीधा सवाल खड़ा करती है ये रिपोर्ट कि वो ऑर्डर और जो निर्देश थे वो सारा कुछ कैसे गायब हो सकता है। अब देखिए कि उसका मतलब क्या था। 2003 के जो चुनाव में आदेश दिए गए थे वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, संशोधन करने का, उसके गायब होने से नुकसान क्या है ये देखिए। अगर वो लेटर होता तब तो ये पूछा जा सकता था कि क्या उस समय नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा गया था, क्या ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स और बाकी सब हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्वीकारनीय माने गए थे कि ये डॉक्यूमेंट होगा तो आपको नागरिक मानेंगे। ये बात ही गायब हो गई है। ये अब हमें पता ही नहीं है कि 2003 में जो वो आदेश था उसमें क्या था। 2004 में वोटर लिस्ट को नए सिरे से अपडेट करने का जो तरीका था वो ये था कि 1 जनवरी 2005 तक जो भी 18 साल का हो गया है वो वोटर बनने के लिए एलिजिबल है, उसको वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जाए। यह प्रक्रिया 1 अगस्त 2004 तक यानी 1 महीने के तैयारी के साथ शुरू हुई थी। शुरू करने से पहले 1 महीने की तैयारी हुई थी। उसके बाद 2 अगस्त से 3 सितंबर तक घर घर जाकर लोगों की जानकारी ली गई थी। 4 सितंबर से 28 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का एक ड्राफ्ट कच्चा मसौदा तैयार किया गया था। 29 अक्टूबर को यह मसौदा जारी किया गया और लोगों से कहा गया कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी है तो वो अपने दावे कर सकते हैं, वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए 29 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 3 हफ्ते का समय दिया गया और 13 दिसंबर तक तय किया कि जितनी आपत्तियां आएंगी उनको निपटाया जाएगा। और उसके बाद 3 जनवरी 2005 तक यह लिस्ट जारी होने वाली थी। यह उसका अंतिम डेट था जो पहले ही दे दिया गया। अब जरा देखिए कि उस समय नागरिकता जांच के नियम क्या थे, कौन कौन से नियमों के तहत लोगों की नागरिकता तय की गई थी। सबसे बड़ी बात कि घर घर जाकर सर्वे के दौरान जो वोटर्स थे उनको नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं थी। तरीका यह था कि सर्वे करने वाले लोग जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, परिवार का मुखिया होता है, उससे मिलते थे। उस मुखिया को उन सभी एडल्ट नागरिकों का नाम बताना होता था। उसके घर में रहने वाले जितने भी एडल्ट लोग 18 साल से ज्यादा के लोग थे उनका नाम बताना पड़ता था। और यह भी कहा जाता था कि अगर आपने कोई गलत जानकारी दी तो यह एक चुनावी अपराध है। एक सुपरवाइजर होता था जो वोटर कार्डों की जांच करता था और उसमें दर्ज जो वोटर लिस्ट जो पुरानी थी उससे मिलाता था। जो नाम पुरानी लिस्ट में नहीं होते थे लेकिन नए सर्वे में मिलते थे उनको नया वोटर कहा जाता था। लेकिन जो पुरानी लिस्ट में थे और नए सर्वे में नहीं मिले
अगर किसी की डेथ हो गई या कुछ और हो गया तो उसको हटा दिया जाता था। जो सुपरवाइजर था और 3 और इलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो घर घर से जो जानकारी मिलती थी उसकी दोबारा जांच करते थे और इन सब के बाद ईआरओ जो होते हैं, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, वो जो पुरानी लिस्ट होती थी उनमें से लापता जो मतदाता थे उनको घटा देते थे और नए जो मतदाता जुड़ते थे उनको जोड़ के नई वोटर लिस्ट बना देते थे। ऐसा भी नहीं है कि नागरिकता की जांच नहीं होती थी, लेकिन यह केवल 2 मामलों में होती थी। पहला मामला तो यह था कि जो पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए अप्लाई करता था उसकी जांच होती थी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पिता का नाम क्या है, उसका परिवार क्या है, वो कहां का रहने वाला है, कौन से स्कूल में पढ़ा है, यह चेक करने के लिए कि वो पूरी तरह से भारत में ही रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से आ गया या किसी और इलाके से आ गया। तो वो कंफर्म करने के लिए कि ऐसा ना हो कि कहीं और भी इसका नाम हो और यहां भी नाम डाल रहा हो। दूसरी चीज वहां होती थी चेक जहां पर काफी संख्या में विदेशी नागरिक रहते थे। वहां पर अगर कुछ ऐसे वोटर मिलते थे जिनका पुराने किसी वोटर से कोई रिश्ता समझ में नहीं आता था, यानी ना उनके पिता उस इलाके में रहते हैं, ना भाई उस इलाके में रहते हैं, बिल्कुल नए आकर वहां पर आए हैं, एक पीढ़ी पहले का, 2 पीढ़ी पहले का डिटेल नहीं मिलता था, तब सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जांच की जाती थी, जानकारी को सत्यापित किया जाता था और इसमें भी किसी को पुलिस स्टेशन बुलाकर दस्तावेज मांगने की कार्रवाई नहीं की जाती थी। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि लोगों की नागरिकता तय करना आपका काम नहीं है, वो काम सरकार का है। आपको यह देखना है कि कोई वोटर छूट ना जाए। हमारा जो पूरा सिद्धांत बना हुआ है वोटिंग का, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। जैसे सजा के मामले में हमारा कानून है कि 100 अपराधी छूट जाएं, जो उसके पीछे थ्योरी है वो यह है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराध को किसी भी तरह से सजा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे ही यह है कि एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए घर घर जाकर जानकारी ली जाती थी और नए वोटरों को सत्यापन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद शामिल कर लिया जाता था। अब यह आर्टिकल, यह रिपोर्ट बताता है कि जो अधिकारी उस समय कर रहे थे, जांच कर रहे थे, पुनरीक्षण कर रहे थे, उनको भी वो प्रक्रिया क्या डिटेल थी वो याद नहीं है। खास तौर पर नागरिकता प्रमाण पत्र किससे मांगा गया, किससे मांगा नहीं गया, ये किसी को याद नहीं है। अब दिक्कत यह है कि सारी यादाश्त, सारे कागज इस बार गायब कैसे हो गए। यह बहुत बड़ी समस्या है कि 2003 में अभी इतना वक्त नहीं हुआ, 20-22 साल पुरानी बात है। चुनाव आयोग पूरा एक भारी भरकम आयोग है जिसके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए, उससे अपना ही आदेश कैसे गायब हो गया। इसके अलावा आज ही एक और बहुत जरूरी आर्टिकल आया है अशोक लवासा जी का। जो लोग अशोक लवासा जी को नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि असहमति के कारण उन्होंने चुनाव आयोग से इस्तीफा दे दिया था, वरना वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनते। किनसे असहमति थी ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो शायद सरकार के इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनको मजबूर किया गया और फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका एक आर्टिकल है जिसका उन्वान है, वो लिखते हैं, जिसकी हेडिंग है ईसी मस्ट लिसन, इलेक्शन कमीशन को सुनना चाहिए। इसमें वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर भी बात करते हैं और बताते हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, कि उसमें भी कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दिया गया। ये कहा गया आधार को कंसीडर कीजिए, वोटर आईडी कार्ड को कंसीडर कीजिए और राशन कार्ड को कंसीडर कीजिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को बाकायदा नोट कीजिए, ऐसे ही किसी को वोटर लिस्ट से बाहर मत कीजिए। लेकिन इसके अलावा उन्होंने इस पूरे प्रोसीजर पर, जो ये पुनरीक्षण का, जिसको सर कहा जा रहा है, एसआईआर कहा जा रहा है, इस पर सवाल खड़े किए हैं और ये आर्टिकल पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें वो बताते हैं ये वाली बात जो मैंने पहले की थी कि इलेक्शन कमीशन का काम नागरिकता तय करना नहीं है, उसका काम यह है कि एक भी वोटर छूटने ना पाए। अब सवाल ये उठता है कि ये बिहार चुनाव से पहले ही एसआईआर क्यों सूझा? क्या यह काम उस समय नहीं किया जा सकता था, उन 4-6 महीनों में जब कहीं चुनाव नहीं हो रहा है? तब शांति से यह काम हो जाता, सारी आपत्तियां दर्ज कराना वगैरह वगैरह जो कुछ आप चाहते हैं। बरसात के मौसम में बिहार में लोगों से इतनी सारी जानकारियां मांगना और उसके बाद यह आता है कि नहीं, अगर जानकारी नहीं है, आपके पास दस्तावेज नहीं है तो भी प्रपत्र भर लीजिए। फिर यह खबर आती है टाइम्स ऑफ इंडिया के कि पटना में आधार माना जा रहा है लेकिन सीमांचल में नहीं माना जा रहा है। कहा जाता है, पूरा गोदी मीडिया पीछे पड़ जाता है कि आधार कार्ड सीमांचल में ज्यादा हैं, लेकिन जब आप जाकर आधार की वेबसाइट देखते हैं तो आपको पता चलता है कि पटना में भी ज्यादा है। अगर
अगर वहां 125, 126, 123 है तो यहां पर भी 113 है, फिर पटना में कैसे आधार कार्ड मान लिया जाता है, कैसे सीमांचल में नहीं माना जाता है? क्या इसलिए कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा है? ये सारे सवाल आज चुनाव आयोग के सामने नहीं खड़े हैं, ये सारे सवाल हमारे भारतीय संविधान के सामने खड़े हैं। इसीलिए भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा प्रहरी है सुप्रीम कोर्ट, उससे उम्मीद की जाती है कि कोई ऐसा डिसीजन इस मामले में सुनाए जिससे यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाए। ना तो विदेशी नागरिक हमारे यहां वोट डाल पाए और ना ही कोई भारतीय नागरिक वोट डालने से वंचित किया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।